नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है उसका पेपर फर्स्ट शुरू किया था हमने। और पेपर फर्स्ट में हमने सबसे पहले जो था भारत का इतिहास था, संस्कृति थी, उसी को शुरू किया था क्योंकि वो हमारा पहला टॉपिक था। पिछली क्लास में हमने प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थानों के विषय में बात की थी। इसका दूसरा पार्ट है। बची हुई जो बौद्ध शिक्षा पद्धति है और बौद्ध शिक्षण संस्थाएं हैं उनके विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है और अगर ये कोर्स आपके लिए लाभदायक है जो कि हम पूरा करने वाले हैं तो अपने दोस्तों को बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पर जो है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है पूरा आपको करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, यही सिलेबस था जिसे हमने शुरू किया था। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड साइंस लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, ये हमने कर लिया था। अब अपने पढ़ रहे थे एनिशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। ये एनिशिएंट इंडिया के अंदर जो चीज़ें थी हम उनके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थानों के विषय में। ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास में हमने एनिशिएंट जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के विषय में। तो बौद्ध शिक्षा के अंदर जो हमें ये चीज़ें समझनी है, सबसे पहली बात कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था। तो इसमें जो अध्ययन हुआ करता था, जो स्कूल या कॉलेज होते थे वो मठ या विहार हुआ करते थे। जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा, वैदिक काल में क्या हुआ करते थे दोस्तों, गुरुकुल हुआ करते थे ना। उसी प्रकार से बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा में क्या होते थे, मठ और विहार हुआ करते थे। और इसका प्रमुख कौन हुआ करता था, जैसे गुरुकुल का प्रमुख आचार्य होता था, ऐसे ही बौद्ध संघ प्रमुख जो हुआ करता था वो इनका प्रमुख हुआ करता था, शिक्षण केंद्रों का प्रमुख हुआ करता था। इसमें जो अनुशासन पर बल दिया जाता था वो बाह्य अनुशासन पर दिया जाता था। आंतरिक के बजाय कौन से अनुशासन पर बल दिया जाता था, बाह्य अनुशासन पर। प्राथमिक शिक्षा इसमें निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। हमने ये देखा था उसमें जैसे वैदिक काल में तो कोई शिक्षा का शुल्क निर्धारित ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा तो कैसी थी, फ्री थी। प्राइमरी एजुकेशन फ्री थी। हायर एजुकेशन पे उनको जो है फी पे करनी पड़ती थी, फीस अदा करनी पड़ती थी। अब कर्मकांड वेदों के साथ चलते थे तो यहाँ पर इनकी फिर आवश्यकता क्या है। जब कर्मकांड वैदिक हुआ करते थे, वैदिक शिक्षा तो है नहीं, बौद्ध शिक्षा है, उन्हीं की शिक्षा दी जाएगी, वही इनका विषय रहेगा। तो फिर कर्मकांड की तो आवश्यकता यहाँ है नहीं, इसलिए कर्मकांड की शिक्षा नहीं दी जाती थी। अध्ययन का विषय क्या था, बौद्ध ग्रंथ था। वहाँ वेद पढ़ाए जाते थे तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ाया जाता था जो कर्मकांड से विमुख थे। इसलिए इसमें कर्मकांड को हम क्यों पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप लगाएं तो सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। सारी चीज़ें रट्टा लगाने की नहीं हुआ करती है। थोड़ा सा अपने दिमाग को जोड़ दें तो आसानी से दिमाग में चीज़ों को डाल सकते हैं। इन्हें राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ करता था। जैसे वहाँ भी था ना, राजाओं का आश्रय होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म फूले फले ही राजाओं के आश्रय में थे। धन वगैरह दिया जाता था, पूरा सपोर्ट किया जाता था। ये गुरुकुल की अपेक्षा अधिक समृद्ध हुआ करते थे दोस्तों। गुरुकुल तो जंगलों में या फिर एकांत में हुआ करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से समृद्ध, अच्छी बिल्डिंग हुआ करती थी, अच्छे साजो सामान हुआ करते थे, एक वेल सेटल्ड ये हुआ करते थे बौद्ध शिक्षा के अंदर, जैसा गुरुकुल में हमें देखने को नहीं मिलता है। एक अंतर के रूप में हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा को, तो ताकि सारी चीज़ें हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। वैदिक शिक्षा में देखिएगा, पहली बात, पहला पॉइंट है हमारा, गुरुकुल में अध्ययन होता था। यहाँ अध्ययन किस में हो रहा है, मठ में या विहार में। तो वैदिक शिक्षा में जो अध्ययन होता था गुरुकुल में होता था, वहाँ स्कूल को गुरुकुल कहते थे, यहाँ मठ या विहार कहते हैं। वैदिक शिक्षा में जो गुरुकुल हुआ उसका प्रमुख हुआ आचार्य, लेकिन बौद्ध शिक्षा में बौद्ध संघ प्रमुख हो गया। अब वैदिक शिक्षा में अनुशासन की बात करें तो कौन सा अनुशासन, आंतरिक अनुशासन पर बल दिया गया, लेकिन
यही अनुशासन बौद्ध शिक्षा में आते ही कैसा हो गया, बाह्य अनुशासन हो गया। इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया गया। वैदिक शिक्षा में अगर हम बात करें फीस की, तो इसमें कोई शुल्क निर्धारित नहीं था, कितना लिया जाएगा कुछ भी निर्धारित नहीं था, दीक्षा थी वहाँ पर हो जाता था। लेकिन प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर किसमें, वैदिक काल में निःशुल्क थी, कोई फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन उच्च शिक्षा जो है वो सशुल्क ली जाती थी, वहाँ से आपसे शुल्क लिया जाता था। वैदिक काल वेदों की शिक्षा थी, तो कर्मकांड भी यहाँ पर थे, और ये बौद्ध धर्म पे थे, तो इसलिए इसमें कर्मकांड की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। वैदिक शिक्षा में शस्त्र शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर अहिंसा पर बल दिया जाता था। बौद्ध धर्म में किस पे बल दिया गया है, अहिंसा पर बल दिया गया है। सब्जेक्ट की बात करें क्या पढ़ाएंगे, तो वैदिक काल में तो वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन बौद्ध साहित्य में तो बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे ना, पिटक पढ़ेंगे। अब देखिएगा, वैदिक काल के अंदर राजाओं का संरक्षण नहीं था, लेकिन बौद्ध काल में आते ही इन्हें राजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया। वैदिक काल वाले इतने समृद्ध नहीं थे, लेकिन बौद्ध शिक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। तो मुझे उम्मीद है एक दिमाग में आपके दोनों की तुलनात्मक फीचर बन गई होगी और अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो चलिएगा आगे हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के विषय में, और सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में। यहाँ जो आपका पहला प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। 450 ईस्वी का इसका टाइम आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त ने। ये है कहाँ, राजगीर, बिहार के राजगीर के बड़गांव में स्थित है। सीधा सीधा याद रखें, नालंदा कहाँ है, बिहार में है, इतना ही पूछा जाता है। और आगे जाना हो तो बिहार में जाकर के राजगीर में चले जाना, और राजगीर में जाकर के फिर कहाँ चले जाना, बड़गांव में चले जाना, तो फिर आपको ये मिल जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन आप क्या पढ़ने के लिए जाओगे नालंदा विश्वविद्यालय में, आप बौद्ध धर्म, ये देखिएगा बौद्ध शिक्षा के केंद्र है तो बौद्ध धर्म ही पढ़ने जाएंगे ना। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, महायान। अब बिहार में गए आप तो आपको मिला नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर जाकर के आप महायान शाखा को पढ़ सकते हैं, महायान की बातों को सीख सकते हैं। और अगर आप ये कहें भी मैं तो राजस्थान से चल कर के बिहार गया, तो अप डाउन तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, वहीं हमें रहना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर आवास भी मिलता था। तो इस प्रकार से पहला, या हम कहें उस समय का सर्वश्रेष्ठ पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय जो था, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो थी, जहाँ पर हॉस्टल अच्छे थे, तो वो कौन सी हो गई, वो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। दोस्तों ये भारत का सर्वश्रेष्ठ टॉप यूनिवर्सिटी है उस समय की, है ना। यहाँ पर जाकर के लोग, हार्वर्ड मान लीजिएगा, भारत का हार्वर्ड हुआ करता था उस समय का, तो आवासीय था। तो हम गए बिहार, बिहार में हमें मिला नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर महायान को पढ़ाया जा रहा है। हम चाहें तो वहाँ पर रह करके भी पढ़ सकते हैं। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ठीक है, महायान धर्म को हमें सीखना था। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मुझे सीखना है महायान। महायान तो ऑक्सफोर्ड यानी कि टॉप फैकल्टी आपको कहाँ मिलेगी, नालंदा यूनिवर्सिटी में मिलेगी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बिहार में जाना पड़ेगा। और बिहार में जाकर के वहाँ पर रूम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें अलग से हमारे किसी रिश्तेदार के पास में रुकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे अच्छे हॉस्टल है, वहाँ जाकर के आप रुक सकते हैं, रुक सकते थे, है ना। अभी तो वहाँ पे मात्र खंडहर है। अब देखो, यहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटी थी ना, यहाँ से विदेशी स्टूडेंट भी आते थे। एक विदेशी यात्री आया, चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और दूसरा आया था इत्सिंग। ये दो स्टूडेंट ही मानेंगे अपने इनको, जो सीखने के लिए आता है वो हर व्यक्ति स्टूडेंट है, उम्र पे मत जाइएगा। तो ये दोनों आए थे यहाँ पर विदेश यात्री, और ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग ने यहाँ पर पढ़ा भी, और जब पढ़ लिया तो फिर यहाँ पे पढ़ाया भी। तो वही स्टूडेंट हो गया, वही टीचर हो गया। और टीचर हमेशा एक स्टूडेंट होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको लगता है मुझे नहीं पढ़ना पड़ता होगा, है ना। अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाते हैं तो 1 घंटे के पीछे कम से कम 4 घंटे की मेहनत होती है प्यारे दोस्तों। आपको बताऊं सीरियसली, तो लगभग 4 घंटे, कई बार तो 4 घंटे से ज़्यादा की होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करना, उसको अच्छी स्लाइड्स में डालना, फिर उसको रिकॉर्ड करना,
फिर उसकी एडिटिंग, क्योंकि ये फाइलें बहुत ज़्यादा हेवी बन जाती है रिकॉर्डिंग के दौरान, तो फिर उनको एडिट करना, उनको छोटा करना, कंप्रेस करना, फिर उसको यूट्यूब पे या फिर उसे एप्लीकेशन पर डालना, इतनी प्रोसेस के बाद में आता है। तो अध्यापक भी क्या करता है, अध्ययन करता है दोस्तों, उसको करना पड़ता है। और अन्यथा ये तो मान के चलिएगा भी अपडेट तो रहना पड़ेगा ना, कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया है ना। तो अध्ययन किया ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग स्टूडेंट था और टीचर भी वहाँ पर रहा। ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी सीयू की, जिसके अंदर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी का उल्लेख भी किया है। तो दोस्तों हमें महायान के बारे में जानना हो तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो इसका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड माना जाता है। यहाँ पर विदेशी यात्री भी, ऑक्सफोर्ड है तो फिर विदेशी तो पढ़ने आएंगे ना। कौन से आते थे उस समय, चीनी आते थे ना, तो वो आ गए थे। इसके बाद में यहाँ इत्सिंग जो था वो यहाँ से 400 ग्रंथ ले गया, 400 किताबें उसको अच्छी लगी ना कि इनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चीन में आज भी बौद्ध धर्म चलता है प्यारे दोस्तों, और उसको वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हैं। विलुप्त कहाँ हुआ है, इंडिया में हो गया, है ना, यहीं से निकला। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में तो लोग शायद इस बौद्ध धर्म को किताबों में ही रह जाए, वैसे तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इत्सिंग यहाँ से 400 किताबें ले गया, वहाँ पर लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, उसको फॉलो किया। ह्वेनसांग के जीवनी लेखक विली, ह्वेनसांग का एक जीवनी लेखक था जिसने उसको लिखा। विली ने नालंदा का विस्तृत उल्लेख किया है, नालंदा का उल्लेख उसके द्वारा किया गया है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट तो है नहीं। हर्षवर्धन ने नालंदा के पास ताम्र विहार का निर्माण करवाया। ह्वेनसांग ने नालंदा के तत्कालीन आचार्य शीलभद्र को सत्य व धर्म का भंडार कहा है। अब यहाँ आपसे बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि सत्य व धर्म का भंडार किसे कहा गया, शीलभद्र को। शीलभद्र कौन था, आचार्य था, कहाँ का, नालंदा यूनिवर्सिटी का। आचार्य कौन होता था, प्रमुख होता था, नालंदा का आचार्य हुआ करता था। वहाँ पर लेक्चरर कह सकते हैं, पढ़ाने वाला कह सकते हैं, संभालने वाला कह सकते हैं। तो नालंदा का तत्कालीन आचार्य था शीलभद्र। शीलभद्र को सत्य व धर्म का भंडार कहा है। प्रश्न ये है कि कहा किसने है, तो ह्वेनसांग ने कहा है। यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो लाइब्रेरी तो होगी ना, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। तो दोस्तों धर्मगंज क्या है, एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है नालंदा की, बहुत बड़ी थी। इसके 3 भाग थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक, ये 3 इसके भाग हुआ करते थे। अब विदेशी आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी साहब आए, उन्हें लगा कि ये कुछ यहाँ पर जो है साजिशें चलती होंगी, कोई किला विला होगा, इस तरह से उनके दिमाग में जो कुछ भी आया होगा। अब वो तो अपने साथ में उस बात को लेकर के चले गए। तो 1193 के अंदर बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी को, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया। तो बेचारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, और धर्मगंज जो लाइब्रेरी थी उसको जला दिया। देखो ये थी, है ना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखोगे तो आप इसमें कैसे पढ़ोगे, ये तो पुरानी है। तो बहुत ही वेल सेटल्ड थी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इसको कहा जाता था। तो समझ गए होंगे सारी बातें, अच्छे से याद रह जाएंगी। नहीं रह जाए तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, सारी चीज़ें याद होंगी। फिर हम दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया, ये भी बिहार में है। अब मैं गया था नालंदा, लेकिन मुझे नालंदा में एडमिशन नहीं मिला, तो मैं दूसरे में चला गया, तो दूसरा मुझे बिहार में ही मिल गया। कौन सा मिला, विक्रमशिला मिल गया। अब मैं तो विक्रमशिला में पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़ूँगा तो वहाँ तो मैं महायान पढ़ने गया था, लेकिन महायान यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वज्रयान पढ़ने को मिल रहा है। तो विक्रमशिला कौन सा था, वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल ने बनाया था, तो पाल वंश का ही था, तो इसलिए पाल वंश का संरक्षण इसको प्राप्त था। हमने भी पढ़ा भी है कि बौद्ध जो शिक्षा केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा जो थी उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। यहाँ पर कुल 6 महाविद्यालय थे, यानी यूनिवर्सिटी होगी ना, विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी होगी, इसके अंदर कॉलेज थे।
और इन कॉलेज के ऊपर मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित हुआ करता था। जो एडमिशन लेने वाला था उसकी एडमिशन होगा, उसकी प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। मैंने कहा मुझे नालंदा में एडमिशन नहीं मिला तो मैं विक्रमशिला में आता हूँ, तो वो उनको थोड़ी चिंता हुई भी क्यों वहाँ नहीं मिला, तो फिर यहाँ क्या आपको ऐसे ही घुसने दिया जाएगा, चलो आपका टेस्ट करके देखते हैं कि आपको क्या आता है। वो टेस्ट कौन करेगा, द्वार पंडित करता था जो मुख्य द्वार पर होता था, और वो उनकी प्रथम प्रवेश परीक्षा लेता था, उसी पर डिसाइड होता था कि क्या करना है। यहाँ कुल शिक्षक, मैंने कहा कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ पर, उन्होंने कहा 108 शिक्षक हैं। 108 की शिक्षा आपको मिलने वाली है, तो कैसे आपको एडमिशन देते, पहले टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। अब जो पूर्वी द्वार पंडित था वो था रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार पंडित वागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार पंडित, यानी सभी द्वारों पे है ना, ये जो मुख्य द्वार हुआ करते थे। दक्षिण का प्रज्ञाकर मती, एक प्रथम केंद्रीय द्वार पंडित हो गया रत्नब्रिज, और द्वितीय केंद्रीय द्वार पंडित हो गया ज्ञानश्री मिश्र। इतने सारे द्वार पंडित हुआ करते थे, नाम याद रहे तो ठीक है, अन्यथा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम आचार्य जो थे वो शाक्य श्री भद्र हुआ करते थे, जो आचार्य हुए इनके अंदर। 1203 में बख्तियार खिलजी साहब ने समझा ये कोई किला है, ये तो सैनिक तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, और एक जैसी ड्रेसेज है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, तो उन्होंने इसको किला समझ करके क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये है ना उस समय का जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला। अब इससे आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़े बात करेंगे वल्लभी की। वल्लभी का जो निर्माण है, मैत्रक वंश के राजा ध्रुवसेन थे, उनकी बहन की पुत्री थी दद्दा, यानी इनकी भांजी हो गई बहन की पुत्री। तो दद्दा ने यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था वल्लभी में। ये वल्ल गांव काठियावाड़ गुजरात है। अब बिहार के बाद में दो बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार में रहेगी, उसके बाद में हम आए वल्ल गांव काठियावाड़ गुजरात। हीनयान शाखा का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ पर कौन सी शाखा मिलेगी, हीनयान। महायान, वज्रयान। महायान कहाँ था, नालंदा में था। विक्रमशिला में वज्रयान था, वल्लभी में आए तो हीनयान मिला। लेकिन ये 7वीं शताब्दी के अंदर व्यापार और शिक्षा का भी मुख्य केंद्र हुआ करता था। 512 में वल्लभी में दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रमा श्रमण देववर्दगिणी के द्वारा की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद में एक और स्थान आता है जगदल्ला, जिसका निर्माण पाल वंश के राजा रामपाल के द्वारा करवाया गया। इसके प्रमुख विद्वान थे विभूति चंद्र। ये बौद्ध धर्म का जो तंत्रयान हुआ करता था ना, ये उसका प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म का तंत्रयान, जादू मंत्र। उड़नयंतपुरी या फिर ओदंतपुरी ये बिहार में है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक राजा गोपाल ने की थी 8वीं शताब्दी के अंतर्गत। वर्तमान में ये जो है बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे कॉलेज हैं, इनका कोई विशेष प्रश्न आपका नहीं बनता है। तक्षशिला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अगर आप तक्षशिला देखने जाना है तो फिर आपको एक हमारे फेवरेट जो पड़ोसी देश है उसके पास में जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की होती है, जो ज़बान पे रहता है वही तो है ना। हमारा दुश्मन देश कहीं पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास में है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सिंधु और झेलम के संगम पर है। ये कहाँ है, सिंधु और झेलम के संगम पर। इसकी जो स्थापना की थी राजा भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, उसी के नाम से हम इसका तक्षशिला नाम देख सकते हैं। तो संस्थापक का नाम आपको यहीं से मिल जाएगा, तक्ष। ये सिल्क रूट पर भी स्थित है, ऐसा एक ही आपको मिलेगा। यहाँ दोनों लिपियाँ चलती थीं। कौन सी, खरोष्टी लिपि भी, ब्राह्मी लिपि भी, दोनों लिपियों में पढ़ाया जाता था। यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता थी। आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा भी मिलेगी, जैन धर्म की शिक्षा भी मिलेगी। तो इतना सहिष्णुता, यहाँ पर सहिष्णु विश्वविद्यालय था ये तक्षशिला। 1980 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, पाणिनि, चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कहीं बड़े बड़े जो स्टार थे वो सारे के सारे यहीं से निकले थे। तो यानी एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे जो लोग जाते थे वो कामयाब हो जाया करते थे। कुछ एक बातें और हैं यहाँ पर, जैसे आचार्य भागदायक यहाँ पर जो हुआ करता था, शुल्क देकर अध्ययन करने वाला हुआ करता था। दमंतेवासिक धर्म का जो शिष्य हुआ करता था उसे कहते थे। अब कुछ अन्य विद्यालयों की बात कर लेते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है। जैसे काशी हिंदू धर्म के कर्मकांडीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, वाराणसी कह सकते हैं। अलबरूनी
ने यहीं पर से संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। फिर हम बात करते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज में हर्षवर्धन के समय प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी। बाण भट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित्र की और कादंबरी की रचना की थी। तो दोस्तों इतना ही था इसके अंदर। ये टॉपिक हमारा जो प्राचीन काल के अंदर शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थानों का था वो पूरा हो जाता है। सभी ज़रूरी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। कोई गाइड कोई बुक है आपके पास में तो उसमें से दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपकी रट्टा लगाने वाली हैं। 2 वीडियो में हमने इसको पूरा किया है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीज़ें कम से कम आपको याद करनी है। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। अगर सच में लाभान्वित हैं तो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।